क्वेश्चन क्वेश्चन सही से विजिबल नहीं है तुम्हें? ऐसे जी कैसे? सर, क्वेश्चन जो है वो ठीक से नहीं दिख रहा है, थोड़ा ब्लर ब्लर सा हो रहा तुम्हारा इंटरनेट थोड़ा वीक हो गया है। तो अब देखो, अब सही से दिख रहा है? अब सही से दिखा शाफिया क्वेश्चन नंबर 2? या और जूम करूँ इसे मैं? चलो ये आ गया क्वेश्चन नंबर 2, अब तो दिख रहा है। शायद हमारे इंटरनेट में कोई प्रॉब्लम है। चलो, अ सैंपल ऑफ सॉइल इज मिक्स्ड विद वाटर। एक सैंपल है सॉइल का जो मिक्स कर दिया गया है वाटर के साथ, एंड अलाउड टू सेटल, और नीचे बैठने के लिए उसको ठीक है, मतलब सैंपल लिया है कोई सॉइल का और उसको पानी के अंदर मतलब मिक्स कर दिया गया और उसको नीचे बैठने के लिए नहीं, इस तरह से वो सेटल्ड हो गया नीचे। ठीक है, सॉइल का पानी के अंदर सॉल्यूशन ले गया। द क्लियर सुपरेंट सॉल्यूशन, ये जो हमारे पास सॉल्यूशन है उसका जो पीएच था, यानी जो पीएच इसमें से जो इसमें जो पार्ट वाटर था उसको जो हमने टेस्ट किया तो वो उसने जो है पीएच यानी टर्न्स द पीएच पेपर टू येलोइश ऑरेंज, येलो ऑरेंज में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ऑरेंज, विच द फॉलोइंग कुड बी द कलर ऑफ द पीएच। इनमें से कौन सा जो है वो पीएच का कलर, मतलब जो ये हमारे पास पीएच पेपर है इसका जो कलर है वो कैसा कर दिया, येलो ऑरेंज कर दिया है पीएच पेपर का। तो अब आप मुझे बताइए कि इनमें से कौन सा सब्सटेंस ऐसा होगा जो इसको ग्रीन ब्लू में कन्वर्ट करेगा, बताइए, बोलिए। एंटेस ग्रीन में कौन करेगा? देखो ये हमारे पास होता है वॉयलेट, विबग्योर होता है ना, VIB, इसको ऐसे लिख लो VI, ठीक है, बी, विबग्योर होता है ना, तो VIBGYO, ठीक है, R, विब, 7 कलर हो गए विबग्योर। ठीक है, ये वायलेट जो होता है ये मतलब वायलेट और इंडिगो जो मतलब कलर होता है ये नॉर्मली किस पर होता है, या ब्लू कलर भी मान लेते हैं। ठीक है, ये बेस में होता है, बेस में। ओके, इट इज इन बेस। और ये वाला जो कलर होता है, अगर हम बात करें तो जो ऑरेंज कलर होता है, ऑरेंज कलर जो होता है वो, या येलो कलर जो होता है, दिस इज इन रेड, मतलब ये जो होता है ये एसिड में होता है, इट इज इन एसिड। ठीक है, ये एसिड में होता है। तो इसका मतलब है ऑरेंज येलो कलर यानी एसिडिक, यानी ये कैसा है, एसिडिक है। तो जाहिर सी बात है इसको ग्रीन, ग्रीन पर न्यूट्रल होता है, कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। ओके, ग्रीन पर न्यूट्रल होता है। तो यानी हम बोलेंगे लिटमस पेपर का कलर ग्रीन कलर होता है न्यूट्रल सॉल्यूशन में। तो इसको एसिडिक से यानी बेसिक सब्सटेंस की तरफ इसको बेस मिलाना होगा तभी तो ये इधर की तरफ जाएगा। तो कौन सा इसमें बेस है बताओ? तो हम लोग बोलेंगे एंटासिड। एंटासिड मिला दोगे, एंटासिड क्या होता है, बेस ही होता है, तो एंटासिड को मिला दोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू बेस। मतलब थोड़ा सा मतलब येलो से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बाकी सब तो, लेमन भी हमारे पास एसिड है जो इसको और रेड कर देगा, विनेगर भी एसिड है, कॉमन सॉल्ट भी कुछ नहीं करेगा क्योंकि वो तो सॉल्ट है तो न्यूट्रल ही करेगा। तो एंटासिड अगर आप मिलाओगे तो पीएच विल शिफ्टेड फ्रॉम, जो भी इसका पीएच होगा 3 से 7 की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। समझ आया? समझ आया? वही तो जी बोल। सर। सर ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, if a few drop of concentrated acid spills over your hand to a student, what should you, क्या करना चाहिए बताइए? अगर कुछ ड्रॉप कॉन्सेंट्रेटेड एसिड की आपके हाथ पर अगर गिर जाए तो आप क्या करेंगे, व्हाट शुड बी डन, बोलिए। बोलिए बेटा, क्या करेंगे आप? वॉश द हैंड विद saline, wash the hand immediately with plenty of water and apply the paste of sodium hydrogen carbonate, wash। हाँ सर, वो बेस है ना तो वो सर बी बंद कर देगा सोडियम हाइड्रोजन। हाँ तो कौन सा वाले से करोगे? Wash the hand with water and apply the sodium hydroxide on the hand. Neutralize the acid with strong, मतलब एसिड को आप स्ट्रॉन्ग एल्कली डाल के न्यूट्रलाइज करेंगे, क्या करेंगे? अरे यार कुछ तो बोलो ना, कोई तो जवाब दो। सर मतलब वो हमने तो ये सुना था जब वो हो जाता है तो साबुन से हाथ धो लो या फिर वो चूना आता है वो लगा लो।
हाँ, तो बेटा ये नहीं कि हमारा जो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड से अगर हमने मतलब हमारा हाथ जला है तो ये नहीं कि कॉन्सेंट्रेटेड बेस लगा लेंगे, क्योंकि एसिड बेस की रिएक्शन हमें पता है कि एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड अगर है उसकी रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस के साथ अगर हम लोग कराएंगे, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ कराएंगे तो वो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ उसको न्यूट्रल कर देगा। ठीक है, न्यूट्रल कर देगा। लेकिन ये कैसी रिएक्शन होती है? इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये कैसी रिएक्शन होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिससे अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड एसिड कॉन्सेंट्रेटेड बेस से अगर आप अपने हाथ पे रिएक्शन कराएंगे तो आपका हाथ ही गायब हो जाएगा, इतनी हीट प्रोड्यूस होगी, जल जाएगा पूरा। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने मतलब एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड गिरा तो स्ट्रॉन्ग बेस अपने हाथ पे गिरा लें उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, जबकि आपको जल्दी से बहुत सारे पानी से अपना हाथ धोना होगा ताकि वो जितना भी एसिड था वो रिमूव हो जाए, और फिर उसके बाद माइल्ड बेस लगाएंगे ताकि वो थोड़ा बहुत जो इफेक्ट था उसको न्यूट्रलाइज कर दे। ऐसा नहीं कि आप सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल देंगे तो ये गलत हो जाएगा। अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल देंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, फिर हाथ ही नहीं बचेगा। ऊपर से आपने एसिड डाला, ऊपर से उसके ऊपर सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, मतलब वो गड़बड़ हो जाएगी। तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। समझ आया? सर तो चूने और हाँ, सोडा चूना होता इज है। चूना या बेस मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग वीक बेस ही कंसिडर किया जाता है। इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, इट इज अ वीक बेस। ठीक है, तो चूना भी लगा सकते हो या इसके साथ साथ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसको हम लोग बेकिंग सोडा बोलते हैं, ये भी एक इडेबल एसिड इडेबल बेस है जिसको आप यूज कर सकते हो। समझ आया? समझ आया? जी सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। फार्मर न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिड ऑफ सॉइल बाय एडिंग। बताइए क्या करते हैं फार्मर, क्या ऐड करके करते हैं? कॉस्टिक सोडा। सर सिलेक्टेड लाइन। सर स्लेट। हम्म, सर स्लेट लाइन। स्लेग लाइम। न्यूट्रलाइज करने का मतलब क्या है? न्यूट्रलाइज करेगा एसिडिटी तो देखो, जिप्सम जो है वो है कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, जो कि एसिडिक सॉल्ट है। एसिडिक सॉल्ट कैसे बनाई? एसिडिक सॉल्ट कैल्शियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये वीक बेस है, तो सॉल्ट कैसा आएगा? एसिडिक सॉल्ट आएगा, एसिडिक सॉल्ट। तो इस वजह से हम बोलेंगे कि यहाँ पर ये एसिडिक सॉल्ट है, और एसिडिक सॉल्ट होने की वजह से ये नहीं करेगा पहले। ठीक है, मैं बता देता हूँ। कास्टिक सोडा इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस है, और स्ट्रॉन्ग बेस से हम लोग हल्का सा एसिडिक बिहेवियर होगा, थोड़ी ना उसके अंदर इतनी सारा मतलब मिला देंगे। बेकिंग सोडा स्लेग लाइम एंड मतलब फार्मर न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिडिटी ऑफ सोइल बाय एडिंग। बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ये बेस, बेसिक सब्सटेंस यानी बेसिक सॉल्ट है, लेकिन ये बहुत महंगा होता है, मतलब इतना सस्ता नहीं है। अगर हमारे पास सिलेग लाइम है, सिलेग लाइम क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो इसको मिला देंगे चूने को तो इससे ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो सिलेग लाइम इज सफिशिएंट। ये बेकिंग सोडा भी हम लोग डाल सकते हैं न्यूट्रलाइज करने के लिए एसिडिक बिहेवियर को, लेकिन मिट्टी के लिए नहीं करेंगे। मिट्टी के लिए तो ये मतलब बहुत ज्यादा महंगा हो जाएगा बेकिंग सोडा, मतलब जरा सा सही मतलब इट इज नॉट कॉस्ट इफेक्टिव। और दूसरी चीज ये तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो स्ट्रॉन्ग बेस नहीं यूज होगा। समझ आया? समझ आया? समझ आया? यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5। इंक्रीज इन OH नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन लीड टू। क्या करेगा बताइए? अगर आपने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन का इंक्रीज किया तो उससे क्या होगा? पीएच सॉल्यूशन डिक्रीज हो जाएगा इंक्रीज सर। करेगा सर पीएच। सर देखो, डिक्रीज होगा सर। अगर OH आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तो फिर एसिडिक बिहेवियर कम होगा, सिंपल सी बात है। सर इंक्रीज इन द पीएच। इंक्रीज इन द पीएच, जाहिर सी बात, इंक्रीज इन द पीएच मतलब जाहिर सी बात है OH आयन बढ़ेंगे। OH आयन बढ़ेंगे तो मतलब बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा। बेसिक कैरेक्टर क्या करेगा? बेसिक कैरेक्टर विल इंक्रीज। ठीक है, बेसिक कैरेक्टर क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। और बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा तो मतलब पीएच बढ़ेगा। पीएच बढ़ता है तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है, यानी पीएच जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा बेसिक। तो एन इंक्रीज इन द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन विल बी देयर। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए। what the quantity does not change during the reflection is
रिफ्रैक्शन के दौरान सर। इनमें से कौन सी चीज नहीं चेंज होती है? फ्रीक्वेंसी सर। फ्रीक्वेंसी। वेरी गुड, फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? इट इज द नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड। एक सेकेंड में जितनी साइकिल्स होती हैं उतनी ही रहती हैं। फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज। क्वेश्चन नंबर 7 बताइए। क्वेश्चन नंबर 7, a convex lens forms a real and inverted image of a needle at a distance of 50 centimeter from it. Where is the needle placed in front of the convex lens if the image is equal to the size of the object? बताइए। अयान खान सिंह, सर ये तो बताया ही नहीं कि एनलार्ज है या फिर क्या है। ये देखो ना बेटा, ये पढ़ो। कॉन्वेक्स लेंस के सामने प्लेस की गई है एंड इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इसका सर फिर मतलब तो क्या वो हुआ? इट आर इज पे नॉट रखी जाएगी एनलार्ज, ना। इट इज नॉट डिमिनिश, इट इज ऑफ सेम साइज। सर आर पे रखी जाएगी। हाँ, आर पे ही रखी जाएगी। बताइए, बहुत सिंपल जवाब है इसका। अ सर फिर कॉन्वेक्स 25 ही लेंस। होगा। हम्म सर 25। 0.25 हाँ, मीटर। अ हाँ कॉन्वेक्स सर वही लेंस। 0.25 चलो, मीटर। a convex lens forms a real inverted image of a needle at a distance of 50 centimeter from it. ठीक है, ये हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस हो गया है और ये रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है किसी भी ऑब्जेक्ट की एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। ठीक है, यानी 50 सेंटीमीटर पर बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शंस हमारे पास नहीं है इसमें। अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ रियल इन्वर्टेड इमेज ऑफ अ निडल एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, जो कि 50 सेंटीमीटर की दूरी पर है उससे। ठीक है, सो अगर 50 सेंटीमीटर की दूरी पर इससे कोई एक वो है हमारे पास, तो उसकी इमेज भी 50 पर ही बनेगी, 50 सेंटीमीटर पर ही बनेगी। ठीक है, रियल यानी आर और रियल इन्वर्टेड। वेयर इज द निडल बी प्लेस्ड? निडल को कहाँ रखें? इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। एक मिनट। तो ये जो है यहां से यहां तक इन फ्रंट ऑफ, मतलब अपने से इमेज का जो डिस्टेंस है वो 50 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, 50 सेंटीमीटर गिवन है। तो निडल को कहाँ रखें? निडल को कहाँ रखें? तो वेयर इज द निडल बी प्लेस? इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो इट वुड बी एट 25 यानी 0.5 सेंटीमीटर ही होगा इसका, 0.5 मीटर ही इसका आंसर होगा। इसमें ऑप्शन नहीं दे रखा है, इस क्वेश्चन में कुछ एरर है। इट नॉट बी 25, क्योंकि 25 पर तो फोकस हो जाएगा ना। सो यहाँ पर क्या कह रहा है फिर से? अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ अ निडल। एक निडल की इमेज बना रहा है एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, यानी जो इमेज का डिस्टेंस है उससे वो 50 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक है, 50 सेंटीमीटर यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर है। तो जाहिर सी बात है, ये जितना डिस्टेंस होता है उतना यही होता है, तभी तो आर आर बराबर होता है, यानी v इज इक्वल टू यू के बराबर होना चाहिए, तभी तो मैग्निफिकेशन 1 आएगी। मैंने तुम्हें पढ़ाया है ये चीज कि m लेंसेज के लिए होता है v बाई यू, और मैग्निफिकेशन अगर 1 लानी है तो अगर 50 पर इमेज बन रही तो 50 पर ही ये बनना चाहिए, तभी 1 आएगी मैग्निफिकेशन। समझ आया? -1 मैग्निफिकेशन रियल इमेज के लिए। तो यहाँ पर ये डिस्टेंस भी 50 सेंटीमीटर होना चाहिए था, 50 सेंटीमीटर इस तरफ। ठीक है, अगर हमने इसको 0 कंसिडर किया है तो इसमें 0.25, तो दिस इज नॉट एन ऑप्शन। ये आपको सोच समझ के थोड़ा सा जवाब देना चाहिए कि कभी कभी ऑप्शंस भी गलत था इसके अंदर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाओ। बताइए, अ केमिकल सब्सटेंस इज गिवन इन कॉलम ए इन एन अप्रोप्रिएट, मतलब इसमें आप बताइए कि कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा। बताइए, मैच करना है आपको कॉलम ए से कॉलम बी को, कौन सा वाला ऑप्शन सही है? सर मगर आपने ये दूसरी साइड वाले तो छोड़ दिए, 8 9 10 तो छोड़ ही दिया आपने। अच्छा, 8 9 10 छूट गया ना। चलो तो पहले 8 9 10 ही कर लेते हैं। चलिए बताइए पहले क्वेश्चन नंबर 8 9 एंड 10 में
मैं इसको जूम कर लेता हूँ इधर की तरफ। मैं तो नहीं कर रही। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन बताइए, इसका क्या जवाब होगा। द स्पीड ऑफ अ लाइट इज ट्रांसपेरेंट, द स्पीड ऑफ लाइट इन अ ट्रांसपेरेंट मीडियम is 0.6 times the speed of light in vacuum. The refractive index of the medium is कितना होगा बताइए। The speed of light in a transparent medium is 0.6 times the speed of light in vacuum कितना होगा बताइए। टू इट्स वैक्यूम बताइए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सर कितना है। शायद 1.66। 1.66। चलो चेक कर लेते हैं हम लोग। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा गया है, द स्पीड ऑफ लाइट इन अ ट्रांसपेरेंट मीडियम इज 0.6 टाइम द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का पूछा गया है, इसका मतलब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा गया है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रेस्पेक्ट टू जो भी मीडियम आपको दे रखा है वो यहाँ पर। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। समझ आया ये कैसे हुआ। ये एब्सोल्यूट अभी भी पूछा गया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, तो मतलब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव नहीं पूछा गया, फिर एब्सोल्यूट पूछा गया। ठीक है, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, एयर टू मीडियम जो भी दे रखा है, तो ऊपर जो होता है वो वैक्यूम होता है और नीचे जो भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, स्पीड ऑफ लाइट मतलब इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब मान लेते हैं कि हमारे पास ऊपर जो मीडियम है उसकी जो स्पीड ऑफ लाइट है वैक्यूम में, मान लेते हैं वो x है, तो उसकी मीडियम की कितनी होगी 0.6 टाइम दी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, दैट इज 0.6x इज इक्वल्स टू म्यू की वैल्यू म्यू a टू m बताना है। अब ये इससे कट जाएगा x से, तो 1/0.6, ये यहाँ पे आ जाएगा 10, कट करोगे इसे, ठीक है, तो यू विल फाइंड दैट इट वुड बी 5/3। 5/3 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1.66। ठीक है, तो A विल बी द करेक्ट ऑप्शन। समझ आया, समझ आया। अगर किसी को समझ नहीं आया तो पूछ लो दोबारा। सर एक बार और समझा दो सर। एक बारी और समझा दूं, चलो देखो यहाँ पर बोला गया है स्पीड ऑफ लाइट इन अ ट्रांसपेरेंट मीडियम इज 0.6 टाइम द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है, तो वैक्यूम के अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो मान लेते हैं x है, तो फिर उस मीडियम के अंदर कितनी होगी, मीडियम के अंदर होगी 0.6x, या मान भी लो वैक्यूम की तुम्हें पता तो मतलब कट जाएगा ना, ये वाले तो कट ही जाएगा, मतलब कुछ भी हो। अगर मान लेते हैं 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है, यानी 3 × 10⁸ है वैक्यूम में, तो इसमें कितनी होगी 0.6 × 3 × 10⁸, तो ये तो कट जाएगा, जो भी मीडियम वैक्यूम से कट जाएगा। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालते थे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए हम लोग रखते थे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो हमने मान ली कि एक्स भी मत रखो, 3 × 10⁸ रख दो, यहाँ पे 3 × 10⁸ आएगा दोनों। ठीक है, तो अगर मैंने या फिर मैंने एक्स मान ली कि वैक्यूम में एक्स है, तो मीडियम में कितनी होगी 0.6 टाइम्स ऑफ एक्स, यानी 0.6 एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट वुड बी 0.6, 1/0.6 हो जाएगा। अब डेसिमल हटा के 10 कर लो, कट करो इसे तो 5/3 हो जाएगा, कट करोगे तो यू विल गेट कितना आएगा 5/3। समझ आया, समझ आया बेटा। यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। बताइए फॉर सम एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसमें सिदरा है क्या, सिदरा सेकेंड बैच में जो सिदरा है, सिदरा है, सिदरा और सलवा तो है, शाफिया शाइस्ता, अच्छा सिदरा लेट आती ना, वहां जाती थी। ठीक है, चलिए बताइए नेक्स्ट। फॉर सम एंगल ऑफ इंसिडेंस इन मीडियम पी क्यू एंड आर, हमें कोई एक मीडियम दे रखा है, फॉर सम एंगल ऑफ इंसिडेंस इन मीडियम पी क्यू एंड आर द एंगल द रिफ्रैक्शन आर एट 45 डिग्री, मतलब जो आपको दे रखा है द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपको 45 डिग्री, 35 डिग्री एंड 15 डिग्री रेस्पेक्टिवली दे रखा है। इन विच मीडियम विल द वेलोसिटी ऑफ द लाइट विल बी मैक्सिमम। बताइए, मान फॉर सम एंगल ऑफ इंसिडेंस, कोई भी एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लेते हैं, हमारे पास एक मीडियम पी है, एक क्यू है,
और एक R है, ठीक है, PQR, P इसको मैं यहाँ पे नहीं लिखता हूँ, ठीक है, ये मेरे पास मीडियम P है, ये मेरे पास मीडियम P है, ये मेरे पास Q है, ये मेरे पास R है। ओके, तो अब क्वेश्चन में कह रहा है कि फॉर सम एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द मीडियम P, Q एंड R, कोई भी एंगल ऑफ इंसिडेंस कांस्टेंट ले लिया हमने, ये हमारे पास I है, सबके लिए बराबर, ठीक है, I सबके लिए बराबर है, एंगल ऑफ इंसिडेंस I, और Q में जो है ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, ये Q में ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 45 डिग्री, ठीक है, और 45 डिग्री से थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ेगा इसको, सो मान लेते हैं इट इज 45 डिग्री, ठीक है, इसमें जो है वो दूसरे वाले में 35 डिग्री है और तीसरे वाले में जो है वो 15 डिग्री है। तो पूछ रहा है किस मीडियम में वेलोसिटी ज्यादा होगी, बताइए बताइए। मैंने समझाया था आपको क्लास में, बताइए किस में ज्यादा होगी। सर आर में। आर में ज्यादा होगी। मैंने आपको एग्जांपल देके समझाया था कि जब आप मूव कर रहे होते, मान लेते हैं आप पानी में जा रहे हो, ठीक है, आप भाग रहे हो हवा में, ठीक है, और हवा में भागने पर अगर आप भागते भागते पानी में चले जाओगे तो आपकी स्पीड घट जाएगी, यानी मीडियम जब डेंसर हो जाएगा तो आपकी स्पीड घट जाएगी, या लाइट की भी स्पीड ऐसी है, लाइट की भी स्पीड रेयर मीडियम में ज्यादा होती है, डेंसर मीडियम में कम होती है। अब जितना ज्यादा डेंसर होगा उतनी ही कम हो जाएगी स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, और डेंसर मीडियम में जब लाइट ट्रेवल करती है तो इट बेंड्स टुवर्ड्स ए नॉर्मल, जितना ज्यादा डेंसर होगा वो उतनी ही नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी। तो इसका मतलब सबसे कम जो होगी, मिनिमम इन विच ऑफ द फॉलोइंग द स्पीड ऑफ लाइट विल बी मिनिमम, इट विल बी इन आर। आर में सबसे कम होगी क्योंकि आर में सबसे ज्यादा बेंड कर रही है, more the bending, more will be the denser medium, and more the denser medium, more will be the lesser will be the speed of light। अब इसको अगर आपको याद रखना है तो मैंने बताया था कि अगर आप भागते भागते अगर आपकी कार खराब हो जाए तो आप उसको साइड में लगाते हो, और साइड में जो है वो नॉर्मल है, तो अगर जैसे कोई कार चल रही है और उस पर खराबी हो गई तो वो क्या करेगी, साइड में लगा दोगे पार्किंग में से, मतलब साइड करोगे, तो ऐसे जा रही थी ये, लेकिन ये इट साइड करना शुरू कर दोगे। आप क्यों कर रहे हो साइड, क्योंकि ये आपकी कार की स्पीड कम हो गई, कुछ गड़बड़ हो गई, यानी ये एक तरह का मैंने आपको याद करवाया था कि जिस तरह से जब कोई एक ऑब्जेक्ट, जब लाइट ट्रेवल करती है रेयर से डेंसर में तो उसकी स्पीड कम होती है, और जितनी ज्यादा कम होगी उतना ही ज्यादा बेंड करेगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। समझ आया? तो द करेक्ट ऑप्शन विल बी आर। आर में सबसे मिनिमम यानी सबसे कम स्पीड होगी। समझ आया? सॉरी, आर आर तो 15 दे रखा है यार। हाँ तो सही है ना, 15 दे रखा है ना, तो उतना ही कम है ना, ठीक है ठीक है, आर में ही सबसे कम होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, बताइए क्या जवाब। क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आ गया सबको? किसी को डाउट तो नहीं है? बोल दो यार। जी सर आगे। क्वेश्चन नंबर 10, यस। बताइए क्या जवाब होगा इसका। A convex lens of focal length 15 centimeter forms an image 10 centimeter from the lens. How far the object be placed from the lens? बताइए कितना प्लेस है। सिंपल क्वेश्चन है, करके बताइए। -30। -30। शाइस्ता भी, शाइस्ता कह रही थी, कौन कह रहा था ये? शाइस्ता। सर शाफिया ने बोला है सर। ये तो शाइस्ता लिखा हुआ है ना। अच्छा, बोला शाफिया ने है लेकिन आंसर लिख के शाइस्ता ने भेजा है। -30, चलो चेक कर लेते हैं हम लोग। नहीं -30 होगा क्योंकि इनमें से 10 और 15 का एलसीएम जो है वो 30 ही है, तो वो 30 होगा। एलसीएम से क्या मतलब है? 1/f is equal to 1/v minus 1/u लेंस। हाँ ठीक है। क्या दे रखा? फोकल लेंथ कितना दे रखा है? 15, एंड फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। तो ये कितना दे रखा है? फोकल लेंथ। कौन सा लेंस है? कॉनकेव। कॉनकेव लेंस हो या कॉनकेव मिरर हो, फोकल लेंथ कैसी होती है बोलो? नेगेटिव। जी सर। और इमेज, फॉर्म्स एन इमेज
10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, तो लेंस की इमेज फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर फॉर्म कर रहा है, तो 10 सेंटीमीटर पे फॉर्म कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि बिटवीन, देखो यहाँ पे हमें थोड़ा समझना होगा केस कौन सा है ये। अच्छा, कॉन्वेक्स लेंस है ये, अच्छा सॉरी, कॉनकेव लेंस है, ठीक है, समझ गया। तो अब तो लगा लो उसमें फॉर्मूला, यू वी कितना, यानी जिस तरफ वी जो होगा, जिस तरफ ऑब्जेक्ट है कॉनकेव लेंस के अंदर, कॉनकेव लेंस में जिस तरफ ऑब्जेक्ट होता है उसी तरफ इमेज की फॉर्मेशन होती है, उसी तरफ इमेज की फॉर्मेशन होती है। यानी फोकल लेंथ इस तरफ है तो ये क्योंकि वर्चुअल इमेज बनाता है, तो बिटवीन पोल एंड फोकस या ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस इमेज बनती है। तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा, यानी ऑब्जेक्ट को अगर हमने कहीं भी रखा हो इसमें, उसकी इमेज बिटवीन पोल एंड फोकस बनती है। कॉनकेव लेंस की बात है ये, ठीक है, कॉनकेव लेंस की बात है। सो इसका वी भी हम लोग नेगेटिव लेंगे, -10, ठीक है, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस नेगेटिव में मेजर होगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस में आ रहा है। उसके बाद पूछ रहा है हाउ फार द ऑब्जेक्ट इज प्लेस, यू आपको बताना है, वो भी नेगेटिव में ही आएगा, ठीक है। तो पहली बात तो इसमें जो पॉजिटिव यू आंसर तो है, हमेशा ही नेगेटिव होता है, चाहे लेंस हो या फिर कुछ हो। हाँ कुछ भी हो, तो हमें इसमें ये दो वैल्यूज, ये वैल्यू तो ये तो आंसर हो नहीं सकता क्योंकि ये तो नेगेटिव है ही नहीं। तो हमारे पास इन दो में से कोई एक आंसर आएगा। तो अगर मैं निकालूं 1/f इज इक्वल्स टू 1/v -1/u, ये होता है लेंस फॉर्मूला। सो 1/f यानी -1/15 इज इक्वल्स टू 1/v इज -1/10 प्लस, सॉरी, -1/u, ठीक है। अब u को आपको नेगेटिव रखना, वो अपने आप आएगा, ये फॉर्मूले का है। तो u आपको निकालना है, तो इसको उधर भेज दो और इसको इधर लेके आ जाओ। तो 1/u इज इक्वल्स टू होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ये माइनस का था तो उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, और ये माइनस का 1/10 माइनस का 1/15 हो जाएगा, प्लस का 1/15। अब इन दोनों का एलसीएम अगर आप लोगे तो 30 एलसीएम आएगा, और 30 जब एलसीएम होगा तो 15 यहाँ पर ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, 30 का 33 से, -3 सर और -15 होगा सर, क्योंकि 1/u भी तो उधर गया है ना माइनस। क्या, सर 1/v भी माइनस में इधर गया तो वो भी प्लस होगा ना, तो ये 1/15। सुनो सुनो, ये इधर गया तो ये प्लस हो गया, और ये इधर आएगा तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा ना इधर आकर के, और ये तो है ही माइनस में, ये माइनस में ये प्लस हो गया ना इधर आकर के, और ये इधर से इधर गया तो ये प्लस हो गया, और वो उधर से इधर आया तो माइनस का था तो ये प्लस हो गया इधर आकर के। अब कितना हो जाएगा, -1/30, तो इसका रेसिप्रोकल करोगे, ये 1/u की वैल्यू है, तो u की वैल्यू जो आ जाएगी दैट वुड बी -30 सेंटीमीटर। समझ आया, समझ आया। जी सर। सो इसका आंसर होगा सी। गॉट इट। चलिए हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये डीपीपी मुझे ना आपकी कॉपी में भी चाहिए, मतलब इसको सही से, जो भी डीपीपी में दिया करूंगा इसको कॉपी पे प्रैक्टिस किया करोगे, लिखा करोगे, एक डीपीपी डेली मिलेगी, और इसको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव भी आ रहा है इस बार। ऑब्जेक्टिव में या तो पूरे फुल मार्क्स मिलते हैं या पूरा एक कट जाता है। अगर आपके 4 ऑब्जेक्टिव गलत हो गए तो समझ लिया आप 96% पर आ गए। मतलब समझ आ रहा है ना क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। तो रिस्क नहीं ले सकते हम लोग, बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते हम लोग को, एक एक मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब बताइए ये वाला क्वेश्चन का क्या जवाब होगा, मैच करना है। अगर किसी ने कोई क्वेश्चन छोड़ दिया है या समझ में नहीं आया या कुछ लिखना है तो बोल देना मुझे कि सर मुझे अभी नोट डाउन करना है, मैंने लिखा नहीं है। समझ में आ रही है बात। चलिए बताइए, ब्लीचिंग पाउडर को क्या करता है, ब्लीचिंग पाउडर का क्या काम है बताइए। प्रिपरेशन ऑफ गैस नहीं, ब्लीचिंग पाउडर प्रोडक्शन ऑफ CO2 HCl, ये कौन करता है, मतलब एक दूसरे से मैच करना है तुम्हें, कॉलम ए से कॉलम बी को। तो वॉशिंग सोडा क्या करता है, बेकिंग सोडा एक एंटासिड है, ये तो हमें पता है, ठीक है। उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर डीकलराइजेशन के काम में आता है, ठीक है। सर वॉश, सोडियम क्लोराइड प्रोडक्शन ऑफ H2NCl2। हाँ, और ये हम लोग क्लोर अल्कली प्रोसेस से सोडियम क्लोराइड को, जब हम लोग पानी में डाल के कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन डाल करके जब हम लोग सोडियम क्लोराइड को
पानी में डालते हैं और इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, ठीक है, तो ये हमें NaOH क्लोरल्कली प्रोसेस के द्वारा क्लोरीन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस देता है। सो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि इसमें कौन कौन सा ऑप्शन हो गया है? सर सी करेक्ट। सी बन रहा है ना, सी जी फर्स्ट का सी, ठीक है, चलो सी मैं देख नहीं रहा हूँ, अगर सी है तो सी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। No matter how far you stand from a mirror, your image appears erect. The mirror is likely to be, बताइए कौन सा होगा? जी, it will be, बताइए कौन सा होगा? सर प्लेन। प्लेन होगा बस? सर शायद मतलब प्लेन वो प्लेन मिरर में वर्चुअल और इरेक्ट बनती है ना। और वैसे सर कौन, बनती तो कॉन्वेक्स में भी वर्चुअल। हाँ हमेशा तो, हमेशा कॉन्वेक्स मिरर में वर्चुअल इमेज बनाता है, छोटी बनाता है, तो आप कहीं भी खड़े होइए आपकी इमेज वर्चुअल ही बनेगी। सो नो, तो दोनों का आंसर होगा डी। वेरी गुड शाइस्ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 बताइए। An object of size 7 centimeter is placed at a distance of 20 centimeter from in front of a concave mirror of focal length 18 centimeter. एक ऑब्जेक्ट है जो कि साइज कितना है 7 सेंटीमीटर का, is placed at a distance of 20 centimeter in front of a concave mirror. तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितने दे रखी है? 7 सेंटीमीटर। प्लेस कहाँ पे गया है? इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर। तो कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ कैसी होगी, पॉजिटिव की नेगेटिव बोलो? नेगेटिव। -18 सेंटीमीटर हो गया। कॉनकेव मिरर हो क्या है, कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस हो, दोनों की फोकल लेंथ नेगेटिव ही होती है। एट व्हाट डिस्टेंस, क्या निकालना है? वी नहीं, यू निकालना है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड, नहीं वी निकालना है। कहाँ पर सर आप यू तो दिया है ना -27। हाँ सर यू तो दिया है ना -27। हाँ, यू हमें दिया है -27। बताइए कहाँ रखेंगे शार्प इमेज बने? सर इसमें भी मिरर फॉर्मूला लगेगा नॉर्मल 1/f वाला। हम्म, बताओ क्या जवाब होगा इसका? कैलकुलेट करो, ये वाला फॉर्मूला आ गया 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस का 1/u। ये वाला फॉर्मूला लगाओ और कैलकुलेट करो। सर या 54 है या फिर माइनस। बेटा स्क्रीन पर ऑब्टेन हो रही इमेज, तो इसका मतलब इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर बनेगी, तो माइनस में ही आएगा। ऊपर के दो ऑप्शन तो गलत ही हो गए। तो फिर कॉनकेव सर मिरर में, -54। ठीक है, तो क्योंकि रियल इमेज बन रही है स्क्रीन पर, रियल इमेज होती है तो मिरर के सामने बनेगी, और ये वाला जो डिस्टेंस होता है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस में आता है, इसलिए हम बोलेंगे कि माइनस में ही आंसर आएगा, वी नेगेटिव ही आएगा। लेकिन 54 -54 बोल रही हो तुम? सर -54। चलो चेक कर लेते हैं। और किसी का कोई जवाब? नो 1/f, f की वैल्यू क्या है? इट इज -18 माइनस। इज इक्वल्स टू 1/v प्लस का निकालना है, प्लस माइनस का 1/27। समझ आया? अब इसको हम लोग इधर ले जाएंगे तो 1/v इज इक्वल्स टू कितना होगा? 1/18 माइनस में, अब प्लस में, मतलब ये माइनस का हो गया, या फिर मैं इसको यहीं छोड़ देता हूँ और इसको उधर ले जाता हूँ, तो ये प्लस का 1/27 हो जाएगा। मतलब समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ कि हम लोग इसको ले उधर गए, मैं लिखा हूँ इधर की तरफ ही है, लेकिन ये माइनस है तो माइनस में ही है, और इधर जाकर के प्लस हो जाएगा, और ये वी जिस तरफ है, मतलब ये वाली चीज इधर होती है, ये वाली चीज इधर होती है, मैंने ऐसे लिख दिया। कंफ्यूज तो नहीं है ना कोई? सर बस इतना हो गया। अब उसके बाद दोनों का एलसीएम कितना होगा? 54। तो 1/v इज इक्वल्स टू 54 ले लिया हमने एलसीएम, इसको हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3
से, तो 18 की 3 से करेंगे तो ऊपर भी 3 से, तो कितना होगा माइनस का 3 एंड प्लस का, इसकी 2 से करेंगे तो उधर भी 2 से करेंगे तो माइनस का, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 1/54, तो 1/v इज इक्वल टू, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 54। समझ आया? सर इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जो आपने मतलब लिखवा रखा है वो याद हो के कॉनकेव में जो है वो v भी नेगेटिव होता है। हाँ, v तो नेगेटिव होता है, ये तो बात है, लेकिन जब होता है जब रियल इमेज बन रही होती है। अगर वर्चुअल बन रही होती है पीछे, कॉनकेव वर्चुअल भी तो बनाता है, तो फिर प्लस में होता, लेकिन उसमें जो ऑब्जेक्ट प्लेस होता है वो फोकल लेंथ। अच्छा, इसका हम लोग अप्रोक्सीमेशन नहीं निकाल सकते, मतलब निकाल तो सकते हैं, लेकिन ये 60 और 54 में बहुत ज्यादा डिफरेंस दे रखा नहीं है, तो इसलिए कैलकुलेट कर लो, नहीं तो अगर दूसरी वैल्यूज होती तो बिना सॉल्व करे ही आप इसको कर सकते थे। ठीक है, समझ आया? यस सर। सो यही 13 क्वेश्चन थे क्या बस? ठीक है, तो ये डीपीपी हमने आज कर ली है प्रैक्टिस। हर दिन अगर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो वी विल डेफिनेटली लर्न समथिंग, अच्छे से सीखेंगे हम लोग। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को मत छोड़िएगा, इट विल बी डेफिनेटली बेनिफिशियल फॉर यू, ये पक्का आपके लिए बेनिफिशियल होगी। और दूसरी चीज, क्योंकि आपके पास सेल्फ में टाइम नहीं होता खुद से करने का, तो और मेरी एक रिक्वेस्ट ये भी है कि आप इसको कल को जरूर, मतलब ये आपकी कॉपी में ये डीपीपी होनी चाहिए। ठीक है, मैं इसका प्रिंट आउट भी लगवा के दे दूंगा अगर आप, लेकिन आपकी कॉपी में ये होनी चाहिए। हर दिन डीपीपी मिलेगी, एक डीपीपी आपको जरूर करनी है। 20 नंबर के इस बार ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं, अच्छे खासे मार्क्स के हैं, एक भी गलती नहीं करनी हमें उन 20 सर के। 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स ही हैं। हाँ, तभी तो कह रहा हूँ कि उसमें अगर आपके 3-4 भी गलत हो गए तो फिर गड़बड़ हो जाएगी ना। मतलब परसेंटेज हम लोग को, मुझे तो एक एक मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब रिजल्ट चाहिए होता है, तो नहीं चाह रहा कि मैं एक भी मार्क्स तुम्हारा कटे। और उसके बाद अभी किसी का कोई डाउट हो, कोई टॉपिक अगर किसी को कुछ समझना हो तो मुझे बोल दे, मैं समझा देता हूँ अभी। मतलब डीपीपी हो गई है, अब इसके अलावा सर डाउट, अभी तो किसी कुछ भी किसी चीज नहीं में है। डाउट है? नो सर। शीजा है क्या यहाँ पर? जी सर। शीजा है? शीजा, जी तुम्हें किस कौन कौन से टॉपिक में डाउट था? सर, 1 मिनट। कि आइसो, तुम्हें डाउट था किसमें, यू आइसोमेरिज्म में? यहाँ तक तो मैंने इसमें वही पढ़ाया है, आइसोमर्स। देखो शीजा, आइसोमर्स वो होते हैं द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन्स हैविंग द सेम, ये आ गया मुझे मिल नहीं रहा था। देखो आइसोमर्स क्या होते हैं, आइसोमर्स वो कंपाउंड होते हैं या वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है। ठीक है, जैसे, और ये आइसोमर्स भी हमें अलग अलग तरह के मिलेंगे। एक होता है पोजिशनल आइसोमर्स, ठीक है, एक होता है हमारे पास फंक्शनल आइसोमर्स, एक होता है हमारे पास चेन आइसोमर्स। जनरली चेन आइसोमर्स आपको पूछा जाता है, लेकिन प्रीवियस ईयर में मैंने देखा है कि कुछ कुछ फंक्शनल आइसोमर्स के बारे में भी पूछ लेते हैं। अगर मैं बात करूं आइसोमर्स क्या होते हैं, तो आइसोमर्स आर दी हाइड्रोकार्बन्स हैविंग सिमिलर मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, यानी डिफरेंट स्ट्रक्चर उनका होता है। पोजिशनल आइसोमर्स की अगर हम बात करें, तो पोजिशनल आइसोमर्स मतलब अगर मैं समझाऊं तो ये क्या होते हैं, तो जैसे हमारे पास सपोज करो ये हमारे पास एक कार्बन कंपाउंड है CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है, तो इसका कंडेंस फॉर्मूला अगर मैं लिखूं तो इट इज C4H10, ठीक है, C4H10 है ये। तो अगर मैं इसको लिखता हूं किसी उसमें, मतलब अगर मैं इसको किसी और फॉर्म में लिखूं, लाइट सपोज करो मैंने ऐसे लिखा इसको CH3 CH2 CH3 और यहाँ पर एक CH3 लगा दिया, 4 था ना, ये तो मैंने 5 का कर दिया, 1 मिनट, C4H10, ठीक है।
तो जैसे मैंने इसको लिखा CH3 तो अभी भी तुम देखोगे कि यहाँ पर हमारे पास इसका फॉर्मूला भी क्या बना है, कंडेंस C4 है और H कितना हो गया यहाँ पर, H इज 10, C4H10। तो ये भी हमारे पास, ये दोनों हमारे पास आइसोमर्स है। These are the isomers because we are going to have the same molecular formula but different structures. इसका नाम होगा सिंपल ब्यूटेन और इसका नाम होगा, इसका सिंपल नाम होगा 2-मिथाइल ब्यूटेन, सॉरी प्रोपेन। समझ आया? इसके अलावा अगर जी सर। कुछ आइसोमर्स ऐसे भी होते हैं जिनका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, बट जैसे चेन आइसोमर्स में हम लोग नॉर्मली, जैसे ये हमारे पास ब्यूटेन का आइसोमर्स हो गया। अच्छा, 3 प्रोपेन की बात अगर हम लोग करें तो प्रोपेन नहीं आइसोमेरिज्म को शो करता क्योंकि 3 ही कार्बन है। अब इसमें कहाँ से तुम तोड़ोगे, अगर तुम यहाँ से हटा करके इसको यहाँ लगाओगे तब भी वो 3 ही लॉन्गेस्ट कार्बन का बनेगा। तो एक बारी में 3 ही मैक्सिमम कार्बन इसमें लग सकते हैं और इसमें आप इसमें 3 कार्बन की चेन हो गई, एक ब्रांच हो गई है। तो इसलिए ये ब्यूटेन से ही आइसोमेरिज्म शुरू होता है, मतलब चेन आइसोमेरिज्म ब्यूटेन से शुरू होता है। प्रोपेन या इथेन चेन आइसोमेरिज्म को शो नहीं करते हैं, या ब्रांच आइसोमेरिज्म भी बोल सकते हो। ठीक है, सो चेन आइसोमर्स और ब्रांच आइसोमर्स मतलब सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा बट डिफरेंट, मतलब डिफरेंस होगा मेन कार्बन चेन में, कि किसी में 4 कार्बन की चेन हो गई, जैसे 4 कार्बन की इसमें हो गई, इसमें 3 की हो गई है, ये भी ब्यूटे मतलब C4H10 है, ये भी C4H10। ठीक है, लेकिन दोनों में फर्क ये है कि ये है 2-मिथाइल प्रोपेन और ये है हमारे पास नॉर्मल ब्यूटेन। फॉर्मूला दोनों का सेम है। इसी तरह से अगर मैं पेंटेन की बात करूं तो पेंटेन में हमारे पास ये नॉर्मल पेंटेन है, ठीक है और ये हमारे पास, ये भी हमारे पास, मतलब इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है C5H12, इसका फॉर्मूला भी C5H12 है। ठीक है, लेकिन ये क्या हुआ, हमने यहाँ से एक हटाया, 4 कार्बन की मेन चेन ले ली और एक कार्बन को उठा करके हमने यहाँ लगा दिया। टर्मिनेशन पर नहीं लगाते, यहाँ पर यहाँ नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ लगाओगे बात एक ही है। तो या तो यहाँ लगा दो या यहाँ लगा दो। अगर आप यहाँ लगाते हो, इस वाले पे लगाते हो, तब आपको इधर से नंबरिंग करनी पड़ेगी 1 2 3 4। अगर आप इस वाले पे लगाते हो तो आपको यहाँ से नंबरिंग करनी पड़ेगी 1 2 3 4। तो ये ऐसे बनाओ चाहे ऐसे बनाओ। हाँ बोलो। सर आज आपने टेस्ट में हमसे हेक्सेन के आइसोमर्स बनवाए थे, हमने 3 तो बना दिए सर, जो 2 रह गए थे वो बना दीजिएगा प्लीज। ठीक है, अभी बनाते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग बात करें यहाँ पर, तो ये हमारे पास 2-मिथाइल ब्यूटेन, इसका अगला एक आइसोमर्स हो गया 2-मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, उसके बाद अगर मैं आगे बात करूं तो इसका एक और बन सकता है। आप 3 कार्बन की चेन लो और 2 कार्बन जो फ्री थे उनको एक यहाँ लगा दो, एक यहाँ लगा दो, बीच वाले। तो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, ये हमारे पास ये भी एक पेंटेन का आइसोमर हो गया है, आइसोमर ऑफ पेंटेन। इसका भी फॉर्मूला C5H12 है और नॉर्मल वाले का भी C5H12 है, लेकिन ये दोनों आइसोमर्स हैं तीनों। तो पेंटेन के 3 आइसोमर्स होते हैं। चलो मैं हेक्सेन का बना के दिखा देता हूँ। हेक्सेन का नॉर्मल होता है, मैं कार्बन नहीं लगा रहा हूँ, कार्बन खुद से लगा लीजिएगा। तो नॉर्मल हमारे पास 1 2, सॉरी हाइड्रोजन नहीं लगा रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6, ये नॉर्मल हेक्सेन हो गया है। ठीक है, नॉर्मल हेक्सेन। फिर हम लोग क्या करेंगे अगली बारी में, नॉर्मल 6 कार्बन का हेक्सेन हो गया है। उसके बाद हम लोग 5 कार्बन की चेन लेंगे, एक कार्बन को फ्री कर लेंगे, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन ले लिए, एक को फ्री कर लिया। अब वो फ्री को आप यहाँ पे नहीं लगा सकते क्योंकि ये वही बात हो जाएगी जहां लास्ट की टर्मिनेशन पे, ना ही तो यहाँ लगाओगे ना ही यहाँ लगाओगे। सो अब अगर आपने यहाँ लगाया या आपने यहाँ लगाया, मतलब किसी भी एक जगह पर अगर आपने यहाँ लगाते हैं तो यहाँ से नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5, और अगर आपने 5 कार्बन लेके यहाँ लगाते तो फिर नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2 3 4 5। तो दोनों का IUPAC नेम सेम है, तो इसलिए ये स्ट्रक्चर बनाओ चाहे ये बनाओ, नाम दोनों का सेम ही रहेगा, 2-मिथाइल पेंटेन। पेंटेन क्यों, क्योंकि आप 5 कार्बन की चेन हो गई है। ठीक है, IUPAC नेम तो मैंने तुम्हें लिखना सिखा ही दिया है। तो 2-मिथाइल पेंटेन इसका नाम हो जाएगा। ये 2 आइसोमर्स हो गए, चाहे ये वाला बनाओ, मतलब कोई सा भी एक बना लीजिए जो आपका दिल करे। ठीक है, तो 2-मिथाइल पेंटेन, उसके बाद ये वाला बनाइए या ये वाला बनाइए। तो ये 1 हो गया है, ये 2 हो गया है। उसके बाद तीसरा कैसे बनेगा, अब आप इसकी पोजीशन ना 3rd पे कर सकते हैं, यानी 2 से 3 पे कर लीजिए पोजीशन। तो जैसे ही आप 2 से 3 पर करेंगे तो
जैसे ही आप 2 से 3 पर करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 2 से 3 पर आएगा, तो ये 5 ही कार्बन की चेन है, लेकिन थर्ड पे लेके आ जाओ। पहले 2 मिथाइल पेंटेन था, अब 3 मिथाइल पेंटेन हो जाएगा, 3 मिथाइल पेंटेन। तो ये थर्ड तीसरे का। अच्छा सर, समझ गए। फिर एक 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन हो जाएगा और 3,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन हो जाएगा। गुड। एक ही आया। अब कोई से नहीं कर सकते, मतलब 4 कार्बन में, मतलब 5 कार्बन में बस यही हो सकता है। 5 कार्बन की चेन में एक यहाँ पे लगा लो, यहाँ लगा लो, यहाँ लगा लो, तो इसके अलावा और नहीं। अब तो फिर हम लोग को 4 कार्बन की चेन लेनी होगी और 2 कार्बन को फ्री कर लीजिए। तो 2 कार्बन को फ्री कर लो, एक को यहाँ लगा दो, एक को यहाँ लगा दो, तो ये बन जाएगा 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। एक ये बनेगा। अब आप दोनों कार्बन को उठाइए, एक ही पे लगा दीजिए, या तो यहाँ लगा दो, या आप इस वाले पे लगाएंगे दोनों को, तो तब भी। अगर आप इधर से इस वाले पे लगाते तो 1 2 3 ऐसे नंबरिंग होगी, और आप यहाँ पे लगाते तो 1 2 3 4 ऐसे नंबरिंग होगी। तो ये दोनों सेम ही है। सो इसका नाम या इसका नाम दोनों का सेम ही होगा, 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। समझ आया? समझ आया शीजा? जी सर आ गया। आ गया ना? तो इस तरह से टर्मिनेशन पे नहीं लगाते हम लोग। इसके अलावा आप और कोई नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि आपने 3 कार्बन की चेन ले ली, लेट सपोज करो आपने सोचा कि अब की बार मैं 3 की ले लेता हूँ, 3 को फ्री कर लेता हूँ। तो आप जैसे ही 3 कार्बन की चेन को लेंगे, 3 कार्बन की चेन, 3 को फ्री करेंगे, तो एक को आपने यहाँ लगा लिया, मान लेते हैं यहाँ लगा लिया, ये यहाँ लगा लिया, ऐसे तीनों को एक जगह लगा लिया, क्योंकि टर्मिनेशन पे तो लगा नहीं सकते, यहाँ यहाँ नहीं लगेगा। तो फिर तो ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो जाएगी, और 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो ये बन जाएगा तुम्हारा 2 मिथाइल पेंटेन, जो पहले बन चुका है। ठीक है, 2 मिथाइल पेंटेन। या आपने एक को यहाँ लगाया, 2 को यहाँ लगा दिया, तब भी ये 4 कार्बन की चेन बन जाएगी, और ये हो जाएगा 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। तो मतलब और कुछ नहीं बन सकता, बस वही थे जो थे। तो 4 कार्बन, तो ये इसके आइसोमर्स इंपॉर्टेंट है, ये समझ लेना। ठीक है, उसके अलावा एक और होता है फंक्शनल आइसोमर्स। फंक्शनल आइसोमर्स क्या होते हैं? कुछ हाइड्रोकार्बन्स ऐसे होते हैं, मतलब जिनका सेम फंक्शनल ग्रुप फॉर्मूला होगा, जैसे C3H6O। ये फंक्शनल आइसोमरिज्म को शो करेंगे। जैसे ये C3H6O को मैं कीटोन भी बना सकता हूँ, दिस इज कीटोन। ठीक है, दिस इज प्रोपेनोन। और ये मैं C3H2 और COOH, ये एल्डिहाइड भी बन जाएगा। ये एल्डिहाइड है और इसका नाम होगा प्रोपेनल। तो इसमें जो फंक्शनल ग्रुप यूज हो रहा है वो कीटोन यूज हो रहा है, इसमें जो फंक्शनल ग्रुप यूज हो रहा है वो एल्डिहाइड हो रहा है, और दोनों का सेम फॉर्मूला है दोनों का। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ, एग्जामिनेशन में आया हुआ क्वेश्चन है, मतलब बोर्ड्स में। तो ये दोनों है, दोनों का फॉर्मूला C3H6O। ठीक है, लेकिन एक प्रोपेन है, दूसरा प्रोपेनल है, दोनों का सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, बट दे आर गोइंग टू हैव द डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, तो दे आर कॉल्ड फंक्शनल आइसोमर्स। फंक्शनल आइसोमर्स हम इनको बोलेंगे। समझ आया बेटा? समझ आया? जी सर आ इनको गया। फंक्शनल बोलेंगे क्योंकि अभी तुम गिन लोगे 1 2 3 कार्बन है, और टोटल हाइड्रोजन गिनोगे तो 3 और 2 5 और 1 6। इसी तरह से तो एल्डिहाइड एंड कीटोन आप आपस में फंक्शनल आइसोमेरिज्म को शो करते हैं। इसके अलावा अल्कोहल एंड ईथर, CH3OCH3, ये ईथर होता है, ROR इज ईथर। और इसी तरह से CH3CH2OH, इसका भी फॉर्मूला होगा C2H6O, इसका भी फॉर्मूला होगा C2H6O। लेकिन इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? अल्कोहल। और इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ईथर। तो अल्कोहल एंड ईथर बोथ शो फंक्शनल आइसोमर्स। सर फंक्शनल आपने ये फर्स्ट बैच में तो अभी पढ़ाया नहीं है। क्या नहीं पढ़ाया है? अच्छा नहीं सर, पढ़ाते पढ़ाया सॉरी है, सर, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग। कॉपी में देखो। ठीक है बेटा, तो ये डाउट क्लास आपकी हर दिन रहेगी, आपको डीपीपी मिल जाया करेगी, उसको पहले से सॉल्व करके रखा करिए, और अपने डाउट एकदम से बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन निकाल के ला के रखो, मुझे पहले ही व्हाट्सएप कर दो जो नहीं आता। तो ज्यादा लंबी नहीं रखेंगे हम लोग क्लास। कितना टाइम हो गया? लगभग भाई 1 घंटा सर हो गया। 1 घंटा होने वाला है, बस 6 मिनट रह गए। हाँ तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन समझ में तो आया ना बेटा? कुछ ना कुछ तो सीखा ना? जी जी सर। सर आ अच्छा गया। सर आपने सेकंड बैच में आज लिया था वाइवा? नहीं, मैंने आज उनको बहुत अच्छी चीज समझाई है, तो वाइवा नहीं लिया मैंने उनको। आज मैंने उनको थोड़ा सा
खुद ही घेर इसके करवाई बाद है, थोड़ा सा वो किया था तो इसलिए मोटिवेशन हाँ मोटिवेशन भी हुई, पिटाई भी हुई, कोई नहीं। और अब फर्स्ट बैच की क्या करें यार, बच्चे जब पढ़ नहीं रहे थे तो मैं क्या करूँ, मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं इतना डेडिकेटेड हूँ तुम लोग के लिए, हर वक्त पढ़ाने के लिए तैयार हूँ तुम लोग को, तुम लोग नहीं पढ़ोगे तो मुझे परेशानी होगी ना। इतनी मेहनत से मैंने तुम्हें पढ़ाया है, खाली पैसों की बात नहीं है, पैसे तो मिलते हैं वो ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना मुझे रिजल्ट भी तो चाहिए ना, उसी के लिए मैं पढ़ाता हूँ तुम लोग को। पूरे ऑर्किड मतलब पूरे बटला हाउस में 10th का रिजल्ट ऑर्किड से बढ़िया कहीं का नहीं आता है। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के हिसाब से अगर हम बात करें, लेकिन इस बार मुझे लग रहा है कि तुम लोगों ने बिल्कुल कोरोना का बहुत खतरनाक वाला असर है तुम पे, तो इसलिए मैंने ये एडिशनल क्लास रखी है आप लोगों के लिए, ताकि हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकें, सारे एक बच्चे एक साथ जुड़ जाएं इसमें। और अभी भी देख लो, हालांकि उसे मैंने बोला था कि ज्वाइन करना, लेकिन कितने लोगों ने ज्वाइन किया, सिर्फ 13। ऐसे तो बच्चे हैं यार। खैर कोई नहीं, चलो कल से देखते हैं, अगली क्लास में जो नहीं ज्वाइन करेगा उसको कुछ ना कुछ एक्शन लिया जाएगा उसके खिलाफ। सो एक बच्ची थी यहाँ पे, क्या नाम बताया था उसने, मैं एक मिनट पूछ लेता हूँ, नाम याद नहीं आ रहा मुझे। यस फातिमा, आर यू देयर इन द क्लास? Yes, sir. फातिमा, डू यू अंडरस्टैंड, डू यू हैव एनी डाउट बेटा? No, sir. ओके, सो आपको कोई भी डाउट हो तो आप निकाल के रखिएगा, और ठीक है पहले ही पूछिएगा, अगर कोई डाउट होगा तो निकाल के रखिएगा, डीपी भी प्रैक्टिस करिएगा, और जो डाउट होंगे उसको निकाल के रखिएगा, जो भी चीज़ समझ में नहीं आएगी उसको समझाएंगे। ओके चलो, आज के लिए Okay. इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू सो मच।